नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और साथ ही सरकार की जो महती योजना होती है उस पर हम करते हैं चर्चा। आज हमारे इस कार्यक्रम की शख्सियत है मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बेलवाल जी। तो आज हम बेलवाल जी से जानेंगे कि आजीविका मिशन में महिलाएं किस तरीके से जुड़ी और किस तरीके से उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया और किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो नमस्कार बेलवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज आपको हमने हमारे इस कार्यक्रम में खास तौर पर इसलिए इनवाइट किया कि आप आजीविका मिशन से तब से जुड़े हुए हैं जब स्व सहायता समूह की नींव मध्य प्रदेश में रखी गई थी और ये भी एक कारण है। दूसरा, आपने उस समय से दौर देखा है कि जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और आज हम वो दौर देख रहे हैं जब महिलाएं खास तौर पे बाहर निकलकर जगह जगह जा भी रही है, अपना काम भी कर रही है और कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने उद्योग भी स्थापित किए हैं। तो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का चुनौतीपूर्ण समय रहा था उस समय और आज जिस शेप में आप उसको लेकर आए। मैं इसलिए आप वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि शुरुआत से आप स्व सहायता समूह से जुड़े रहे और उनको आगे लाने का आपने काम किया। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। 2012 से आई थिंक सो आपने शायद 10 साल तक आजीविका मिशन में अपनी सेवाएं दी है। तो सर बताइए कैसा रहा आपका वो कार्यकाल और किस तरीके से स्वसहायता समूह ने रूप ली? जी, धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक पुनीत कार्य करने का अवसर मिला जिसमें मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्थान के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला और उनको स्व सहायता समूह में संगठित कर उनके और ग्राम स्तर पर उनके संगठन बनाकर और क्लस्टर लेवल पर संगठन बनाकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से उनके उत्थान करने का जो एक कार्यक्रम था जिसका नाम है आज भी है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके सीईओ के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। और चुनौतियां तो इसमें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करना और वो भी महिलाओं के साथ काम करना, उनको इस योजना के लाभ बताना और इस योजना के लाभ के अलावा उनको उनके घरों से बाहर निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमें प्रारंभ से ही एक अच्छी प्रशिक्षित हमारी टीम थी और उस टीम ने इसमें काम किया और धीरे धीरे उन महिलाओं में से ही जो थोड़ा सा महिलाएं ज़्यादा जागरूक थी पहले से ही, उनको हमने प्रशिक्षक के रूप में तैनाती उनकी की और उन्होंने प्रशिक्षण देकर धीरे धीरे सभी महिलाओं को जो इस कार्यक्रम हेतु उपयुक्त थी उन्हें आगे लाने का काम किया। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में भी कई जगह ऐसी है, कई क्षेत्र ऐसे कि जहां महिलाएं घूंघट में रहती है और घर के बाहर निकलना उनके लिए एक मतलब दूर की कौड़ी ही माना जाता था क्योंकि जेठ के सामने घूंघट है तो ससुर के सामने, सास के सामने। और उसके बाद में फिर जब वो स्व सहायता समूह से जुड़ी और आप लोगों से जब वो टीम के साथ आजीविका मिशन की जो टीम है उनसे मिलना, उनसे डिस्कस करना, तो इसमें वो कैसे आप लोगों से सवाल जवाब कर, जब वो वहाँ नहीं बोल पाती थी तो फिर यहाँ कैसे उनको आपने आगे बढ़ाया कि वो फिर आप लोगों ने उनको दिल्ली तक भी भेजा है कि वहाँ जाके भी वो लोग स्पीच देकर आए? ये भी मैंने देखा है। देखिए, आजीविका मिशन की जो सबसे सफलता का राज है वो है प्रशिक्षण, लगातार प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन। हमारी जो ग्रामीण महिलाएं, अभी काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो 50 से ज़्यादा प्रशिक्षण ले चुकी हैं अलग अलग विषयों पर। और हमने जो हमारे क्योंकि जो स्टाफ था वो तो लिमिटेड था, वो तो हर घर में नहीं जा सकते हैं, हर गांव में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने उन्हीं महिलाओं में से जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ा थी, नेतृत्व क्षमता थी, उनको हमने आइडेंटिफाई करके CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में उनको तैनाती करी। और वो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन घर घर जाके वो आज उनको समझाती थी कि देखिए, आपको महिलाओं को आगे बढ़ना है तो घर से बाहर निकलना है और घर से बाहर निकलना है और निकल के समूह से जुड़ना है। और जो अगर आप समूह से जुड़ के अपनी आर्थिक गतिविधियों में एक बार जुड़ जाते हैं तो आपका पूरे परिवार के जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। और धीरे धीरे उन्होंने देखा और समझा और उसमें कोई हाँ, प्रारंभ में परेशानी हुई, फिर धीरे धीरे वो लोग, हालांकि घर में कई बार जो उनके पुरुष सदस्य थे, कई लोगों को बैठकों में जाने से मना करते थे
और कई महिलाएं तो ऐसी कि जो बगैर बताए घर में चोरी छुपी आके वो बैठकों में बैठती थी, जब उनको अपने दूसरी महिलाओं से पता चलता था कि इससे कुछ लाभ होने वाला है और कुछ उनको शिक्षा भी प्राप्त हो रही है और उनको बाहर की दुनिया के बारे में पता चल रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे इसमें जुड़ते गए। लेकिन उसके अलावा जब आप इतने एरियाज़ में, आपने तो खुद फील्ड पर बहुत जाया करते थे, मैंने देखा भी है, सुना भी है कि कई लोग तो शायद ऑफिस में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपको मैंने फील्ड में जाते हुए बहुत देखा है। तो जब आप फील्ड में गए तो आप कई महिलाओं से इंटरैक्ट हुए और कई महिलाओं ने बहुत अच्छा काम भी किया। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बताइए किसी महिला का जो एकदम ऐसे क्षेत्र से आई कि जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था और उसके बाद वो इतना आगे बढ़ी कि आज उसकी एक अलग पहचान बनी हुई। ऐसे किसी महिला का या किसी एक ग्रुप के बारे में आप बताइए। देखिए, मैं पिछले 2 साल से लगभग आजीविका मिशन से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक महिलाओं के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं तो कई ऐसे गांव हैं जिनको जानता हूँ कि पूरे गांव जो पहले गरीबी रेखा के नीचे थे और जो माइग्रेट करते थे, पलायन अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रांतों में जाते थे, और आज पूरे के पूरे गांव के लोग अब संपन्न हैं और वो अब पलायन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आजीविका के विभिन्न अवसर उनको आजीविका सुदृढ़ीकरण के मिल रहे, उनका उन्होंने लाभ उठाया। आज उनको बैंक भी पैसा देने में नहीं हिचकिचाता है। कुछ लोग तो, कुछ महिलाएं हमारी ऐसी हैं जिनको बैंक बुलाता है कि आपने जो है पैसा अब और बड़ा लोन आप लीजिए, आपका पुराना लोन अदा हो रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो बैंकों से जो भी पैसा इन महिलाओं ने लिया अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए, उन्होंने समय पर बैंकों का पैसा लौटाया, इसलिए बैंकों को भी वो कॉन्फिडेंस आया कि इन ग्रामीण महिलाओं को, दीदियों को हमें और ज़्यादा लोन देना चाहिए। जी, तो सर जैसे मैंने एक बैंक सखी शब्द सुना कि स्व सहायता समूह की महिलाओं में से किसी एक को बैंक सखी बनाया जाता है कि वो बैंक में जाके कितना पैसा हमने लिया है, कितना जमा करना है, ये सब एक नया शब्द सुना था। और अब हम देख रहे हैं कि और सखी बनती जा रही है, चाहे वो टैक्स सखी हो, चाहे जल कर सखी, ये भी बनाया गया है। क्योंकि अभी हमने लास्ट हमारा एक एपिसोड था जिसमें हमने जल जीवन मिशन के ही प्रमुख सचिव पीएचई डिपार्टमेंट के, उनका हमने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो इतनी ज़्यादा प्रखर हो गई है, इतनी ज़्यादा उन लोगों में क्षमता आ गई है कि अब वो लोगों से बात करना सीख गई है, लोगों को समझाना समझ गई और जागरूक भी हो गई है, जिससे अब जो उनका जल जीवन मिशन का जो एक कहना चाहिए नींव जो है वो ये है कि अब पाइपलाइन तो बिछ गई है, पैसा कैसे आए, तो उसके लिए जिम्मेदारी अब इन्हीं महिलाओं को दी कि वो घर घर जाके लेकर आती। तो इसका क्रेडिट भी अगर देखा जाए तो आजीविका मिशन को जाता है। और जिस दौर में आपने अपनी सेवाएं दी आजीविका मिशन में, उस समय वो लोग परिपक्व खास तौर पे हुए, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि 2 साल हुए, लेकिन 2 साल तो बहुत कम समय होता है, लेकिन परिपक्वता तो उनकी उन पिछले 10 सालों में आई है। तो इस तरीके की जो परिपक्वता आई है, उसके लिए जो आपके जो टीम मेंबर्स है उनको भी आपको मोटिवेट करना पड़ा, उनको भी आपको कई फील्ड एरियाज में उस समय आप भेजते थे कि जाओ जाके देखो कि कैसे काम हो रहा है क्या, तो इसको कैसे आपने मैनेज करने की कोशिश आजीविका करी? मिशन की जो टीम है, पूरे स्टाफ है, वो सब समर्पित लोग हैं और उन्होंने उनके अथक प्रयासों से ही ये संभव हुआ कि जो महिलाओं में इतना कॉन्फिडेंस आया है। जैसे आप बैंक सखी कह रही हैं, वैसे कृषि सखी है, पशु सखी है, बीमा सखी है, बहुत सारी सखियाँ हैं। अब बैंक सखी जैसे है, वो बैंक सखी आजीविका मिशन के जो समूह बने, उनकी और बैंक के बीच में एक कड़ी है, जो कि आजीविका मिशन के जो समूह हैं उनका लेन देन, हिसाब किताब, बैंक से पैसा लेना, बैंक में लौटाना, उसका काम करते हैं। और बैंक में जो भी वहाँ पर ब्रांच मैनेजर हैं या जो भी इस व्यक्ति इस काम को देखते हैं, उनके साथ वो बैठती हैं बैंक में और इस तरीके से वो एक ब्रिज का काम करती हैं। तो उन महिलाओं को भी दिक्कत नहीं होती और बैंक को भी दिक्कत नहीं होती। बैंक को सिर्फ एक महिला से बात करनी पड़ती है और वो बैंक सखी अपना काम बहुत अच्छा करती हैं और उनको कुछ कमीशन मिलता है, जिससे उनकी भी रोजी रोटी चलती है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में सखियाँ तैयार करना इसलिए आवश्यक है ताकि वो सीधे उनका संवाद जो है हमारे आजीविका मिशन की जो बहनें हैं उनके साथ हो सके। आजीविका मिशन में महिलाओं को तैयार जैसे किया है कि वो कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय शुरू करें, तो इसमें किस तरीके के व्यवसाय उन्होंने शुरू किए जो उनकी पसंद के भी रहे और वो अभी तक मतलब चल रहे हैं और उसमें उनका खास तौर पे योगदान रहा था? ऐसे किसी उनके उद्योगों के बारे में आप बताइए। देखिए, हमारा प्रयास ये था कि जो भी महिलाएं हैं वर्तमान में जिस काम को कर रहे हैं उस काम को कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो किसी काम से 1000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो 10,000 रुपया, 12,000, 15,000 रुपये तक कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए उनको जो भी प्रशिक्षण दिया जाना है और कहाँ से उनको कच्चा माल लाना है
और कहाँ बाज़ार है। 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि कच्चा माल मिलना चाहिए, दूसरा उनका प्रशिक्षण होना चाहिए और तीसरा उनके मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये रहा उन लोगों के लिए जो गैर कृषि का काम करते हैं। उन्हें कृषि से जो जुड़े हैं उनको जैसे सब्जी उत्पादन व्यापक पैमाने पर कमर्शियल वेजिटेबल कल्टीवेशन कराया गया और जिससे उनको नई तकनीक से, नए बीज से, नई उनको किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है वो बताया गया। जिससे बहुत सारी महिलाएं ने सिर्फ आपने लखपति सुना होगा, लखपति दीदी सुना होगा, तो वो मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले इस शब्द को हमने लखपति दीदी को इससे जोड़ा था। तो हज़ारों बहनें, लाखों बहनें अब हमारी ऐसी हैं जो कृषि से जुड़कर लखपति की श्रेणी में आ गई हैं। और जो गैर कृषि कार्य है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास जैसे साबुन बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, मोमबत्ती बनाना है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सैनिटरी नैपकिन बनाना है, खिलौने बनाना है, इन सब चीज़ों में उनके प्रशिक्षण हुए और वो प्रशिक्षण करने के बाद उन्होंने अपने 2 चीज़ें हैं, एक तो उनकी क्षमता और उनका जो पारंगत किस चीज़ में है और उनकी रुचि इन चीज़ों को देखते ही जो उद्योग हैं छोटे छोटे लगे हैं और उन पर इसी प्रकार से उनका सिलेक्शन किया गया। और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी दीदियाँ, मेरे को जहाँ तक ख्याल है 2 साल पहले तक करीब 15 लाख दीदियाँ जो हैं लखपति दीदी की श्रेणी में आ गई थी। और बहुत सारी दीदियाँ उनमें ऐसी हैं जो महीने का 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तक भी पहुँच गई थी। और प्रयास ये था कि जो कुछ नहीं कर पाई हैं अभी तक, जो लखपति की श्रेणी में नहीं आई हैं, उनको लखपति में लाने के लिए आजीविका के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों को दिया जाना और उनको प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक महिला वैसे 2-3 एक्टिविटीज़ से भी जुड़ी है। एक महिला को हमने ये प्रयास किया था कि 3 एक्टिविटीज़ उसकी होनी चाहिए। एक एक्टिविटी तो जैसे वो अपना कोई जो ट्रेडिशनल उसका काम चल रहा है उसको, दूसरा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि जो जिस काम कर रहे हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं, अगर किसी कारण से वो काम नहीं चलता है तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और तीसरा है स्वरोजगार का, उसके परिवार में कोई भी सदस्य जो भी बेरोजगार हैं उनको विभिन्न शासन की अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं से स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़कर वो ताकि अपना और भी कुछ काम करें। जो खास तौर पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए जो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना है और भी RCET के माध्यम से प्रशिक्षित कराना है, अन्य विभागों की भी योजना है, उन योजनाओं से जोड़ के ताकि परिवार में पूरे परिवार की ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़े। जिस तरीके से महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया और विभिन्न एक्टिविटीज़ से उनको जोड़ने की, आजीविका मिशन की एक्टिविटीज़ कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिससे कि पूरा परिवार उससे जुड़े और परिवार अगर जुड़कर अगर उस काम को करता है तो लखपति की श्रेणी में वो परिवार आ जाता है। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपकी पूरी टीम जो थी, जो आपके साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया। तो सर यहाँ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आजीविका मिशन में रहते हुए आपने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी उस पर हम बात करेंगे। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। आने के बाद हम लोगों ने ये जो देखा, प्राकृतिक आनंद के साथ पारिवारिक आनंद, इसका एक अलग मज़ा है। पीछे स्विमिंग पूल भी है, वोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्थान यहाँ पे जो है कि आप आराम से बैठ के, ऊपर कुछ लोगों को और आनंद लेना है तो मचान और वो जो बने हैं उस पर भी लोग आके बैठें और अपना सभी तरह का आनंद यहाँ पे लें। यहाँ आकर हम अपनी निजी बातों, अपनी व्यक्तिगत आधार पर एक प्रकृति की गोद जिसको मैं कहूँगा, ये महुआ हाउस के आपको यहाँ आने के बाद में जो है एक हम जितने निश्चल मन से स्वतंत्र, और सबसे बड़ी बात यहाँ मोबाइल नहीं चलता। पर यहाँ हम लोग जो आए, हमने देखा कि इनफैक्ट जो वास्तव में आदमी का स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ एक प्रकृति से सराबोर एटमॉस्फेयर है एवं यहाँ पर मोबाइल्स वगैरह के सिग्नल्स वगैरह भी कम होने से आदमी नेचुरल तरीके से एंजॉयमेंट करता है। हमें बहुत ही आनंद आया देख के। पहले तो हमें लग रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अंदर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतनी सारी सुविधाएं।
महुआ हाउस में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मन में बहुत ही अच्छा ख्याल आया, ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ साथ चलते। और जब रात को हम लोगों ने मिलकर गीत संगीत का आनंद लिया और यहाँ की जो व्यवस्था है, कॉटेज बहुत ही साफ़ सुथरे और ठंडक, एक अलग ही पवित्र स्थान लगा। स्विमिंग पूल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आनंद के साथ हम लोगों ने वहाँ अपने क्षण बिताए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रकृति के बीच बैठकर इस तरह से फूल पौधे और हर प्रकार का यहाँ जो स्वच्छंद माहौल है, इसमें बैठकर जो आनंद लिया जा सकता है वो कहीं नहीं लिया जा सकता। तो सर जैसे कि हमने आपके बहुत से अच्छे अच्छे काम देखे जो आजीविका मिशन में रहते हुए आपने महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की, और दूसरा ये भी है कि जब आपका रिटायरमेंट का टाइम था, आप रिटायर होने वाले थे और उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन शायद आपके लिए वो आखिरी था उस समय कि ये एक बड़ा सम्मेलन किया, तो उस समय महिलाओं को पता था कि आप रिटायर होने वाले, तो उन्होंने शिवराज जी के सामने रो रो कर कहा कि बेलवाल जी को आप वापस लेकर आए और आपकी पुनर्नियुक्ति हुई। तो जब पुनर्नियुक्ति आपकी हुई और उसके बाद में जब आपने 3 साल और बहुत अच्छे से काम किया और आपके अच्छे काम होने के बाद में जब आप रिटायर हुए तो लोगों ने खास तौर पर मीडिया में कई बार हमने देखा कि आपकी पुनर्नियुक्ति पर सवाल खड़े हुए, तो इस बारे में आप बताइए। देखिए, मैंने तो प्रयास किया पूरा लगन, निष्ठा और ईमानदारी से काम करूं और किया भी। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं जब रिटायरमेंट के बाद मेरे को पुनर्नियुक्ति मिली तो मैंने तो आवेदन भी नहीं दिया था, ना ही मेरी कोई इच्छा थी, और मैं बड़े शान से अपने घर में बैठा हुआ था। और 1.5 साल बाद मेरे को पुनः एक ऑफ़र आया शासन से। मैंने आवेदन नहीं दिया, शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने मुझे बुलाया कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, आप फिर आइए और उसी रूप में कार्य करिए जैसे आप पहले कर रहे थे। तो मेरे को फिर 3 साल का अवसर मिला और इस पीरियड में तो किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब मैं चला गया तो अब कुछ लोगों ने कुछ इस तरह की उंगली उठाई है मेरे पुनर्नियुक्ति के बारे में। इस बारे में ठीक है, लोगों को जिसकी जो इच्छा है कहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर सर हम कहेंगे कि ये हमारे देश का हम कहेंगे दुर्भाग्य है या हम सौभाग्य कह सकते हैं, जो भी दोनों भी बातें हैं कि इंसान को तब ज़्यादा पहचान मिलती है कि जब वो अच्छा काम करता है और अच्छे काम की अगर आलोचना नहीं होती तो लोग उसको पहचानते नहीं। तो शायद आपके ज़रिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को आलोचना करनी है तो उसमें कुछ ना कुछ खामी निकालना है, वही एक तरीके से हम देख रहे हैं। देखिए, सत्य की हमेशा विजय होती है और ये अच्छी बात है कि मेरे को रिटायरमेंट के हुए इतना समय हो गया, अभी भी मेरे को लोग जिंदा रख रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पर, अपने द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैंने कभी कोई ऐसा काम नियम विरुद्ध नहीं किया, और जो कि नियम विरुद्ध मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन हम जब देखते हैं कि कई शायद डीजीपी हो, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर हो या हम एसीएस हो, जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनके अच्छे कामों को देखते हुए सरकार उन्हें कहीं ना कहीं फिर से उन्हें नियुक्ति देती है। तो इसमें आपको भी दोबारा नियुक्ति दी, तो इसमें कहाँ इसमें क्या कोई खामी थी या कोई गलती थी, क्या था? ये इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो आदेश मिला कि आपको ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन कर लिया। ये तो शासन को देखना है कि पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। मेरे को तो नहीं लगता है शासन कोई नियम विरुद्ध ऐसे कोई काम करेगा। जिस तरीके से आपकी पुनर्नियुक्ति हुई, आप अपना काम कर रहे हैं और उसमें कई जो डिपार्टमेंटल डिसीजंस होते हैं वो आपने लिए, तो अब जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो डिपार्टमेंटल डिसीजंस लिए हैं वो गलत लिए। तो क्या आप उस पोस्ट पर बैठे हुए, तो क्या आप उसमें डिसीजन नहीं ले सकते? और अगर आप नहीं लेंगे तो क्या कौन लेगा? क्योंकि आप उस पोस्ट पर बैठे वो तो आपका अधिकार है। तो इस पर आप क्या कहें? मुझे पता नहीं किन डिसीजंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं सीईओ के पद में था और सीईओ में ही मेरी पुनर्नियुक्ति वहाँ पर हुई थी, सीईओ का मेरे को प्रभार मिला था, तो जो सीईओ के कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का मैंने पालन किया। कहीं पर ऐसा तो नहीं है अगर मैं कुछ डिसीजन नहीं लेता या काम नहीं करता तो भी आरोप लगते कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मिशन बंद हो गया। तो मैंने तो जो भी किया है मिशन के हित में, शासन के हित में किया है। कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई उंगली उठाए। जिस तरीके से आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जो जिस पोस्ट पर आप बैठे थे, जो आपको काम करना चाहिए था, आपने नियम के हिसाब से
काम के, फिर भी अब लोग आलोचना कर रहे हैं तो उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा हमने एक और बात सुनी है कि जिस समय आप सीईओ थे उस समय आपने जो महिलाओं के लिए, उन लोगों के ग्रुप्स के लिए कोई उद्योग स्थापित किया, तो उनको मशीनें उन्होंने खरीदी और वो मशीनें आज बंद पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि वो पैसा बर्बाद हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मेरे को भी पता चला था, और जो अब बात कही गई है कि पिछले लगभग 6 महीने से और 1 साल से मशीनें बंद हैं, और लेकिन मेरे को तो छोड़े हुए 2 साल हो गया। इसका मतलब उससे पहले चल रही थी, वो सब ठीक थी। आज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मशीन राज्य स्तर से नहीं खरीदी गई, ना ही कोई मशीन खरीदने के निर्देश दिए गए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई महिला अपना उद्योग लगाना चाहती है, उद्यम लगाना चाहती है, उसको पूरा अधिकार है कि वो बैंक से ऋण लेके अपना उद्योग लगाए, मशीनें खरीदे। और मशीनें जहाँ तक है, या तो महिला स्वयं खरीदती थी या उनका ग्रुप जो है वो ग्रुप आपस में निर्णय लेकर बाकायदा उसका लिखा पढ़ी करके रजिस्टर में एंट्री करके वो खरीदते थे। कहाँ से खरीदना है, कितने में खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसके लिए प्रोक्योरमेंट रूल्स बने थे, उसका पालन करते हुए वो खरीदते रहे होंगे। लेकिन राज्य स्तर से कभी कोई नाम तो मशीन खरीदी की गई, 1 पैसे की खरीदी की गई किसी मशीन के, ना ही कभी मशीन खरीदने के निर्देश दिए गए। तो सर, ये आपने बहुत ही अच्छा एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो मशीनें खरीदी गई है, समूहों के द्वारा खरीदी गई है, वो समूहों ने खुद अपना डिसीजन लेके खरीदा है, उसमें राज्य स्तर से या राज्य का कोई पैसा उसमें नहीं लगा है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है, नहीं तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो आजीविका मिशन ने उन्हें पैसा दिया और उनको प्रोक्योर कराया और उसके बाद उन्होंने अपना उद्योग लगाया। मैं एक बात और इसमें बताना चाहता हूँ कि जो हर ज़िले में ऐसा हो रहा हो ये भी नहीं है। कुछ ही ज़िलों में उन्होंने जैसे अगरबत्ती बनाने की मशीन खरीदी या कुछ और मशीनें खरीदी, अपने हिसाब से खरीदी हैं। अगर ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हर ज़िले में ऐसा हुआ होगा, हर महिला ने ऐसा किया होगा, ये तो बिल्कुल ही एकदम असत्य, भ्रामक है। जबकि मुझे तक जहाँ तक नॉलेज था कि कुछ ज़िलों में ऐसा महिलाओं द्वारा, और जो मिशन का स्टाफ है उसकी भूमिका फैसिलिटेटर की रही है, सहजकर्ता की रही है, और उनको देखने के लिए ज़िले में जो सीईओ हैं जिला पंचायत की और जो कलेक्टर हैं उनके अधीन अमला काम करता है। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है परचेज राज्य स्तर से खरीदने का। कहीं भी मैं फिर दोबारा कहूँगा कि कहीं भी 1 पैसे की भी खरीदी राज्य स्तर से नहीं की। बिल्कुल सर, ये बात तो मैं बिल्कुल इस बात को सभी ने मानना भी चाहिए, क्योंकि अभी-अभी हमने डिंडौरी के जिला पंचायत सीईओ का इंटरव्यू लिया। तो महिलाएं जो है, स्वतंत्रता समूह की महिलाएं उन्हीं से जुड़ी हुई है और वही लोग उन लोगों को उनकी बैठकें लेते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। आजीविका मिशन का काम है उन समूहों को बनाना, और जैसा हमने जल जीवन मिशन के तहत जब हमने उनसे बात की कि कैसे जल सखी जो है, जल कर सखी काम करती है, तो बिल्कुल सर ये सच बात है कि पंचायत लेवल पर पंचायत जो जिला पंचायत सीईओ है वो और ये सब मिलकर इन सब चीज़ों को देखते हैं और वो उनका मॉनिटरिंग का काम जिन होता है। लोगों का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नहीं हुए, जिन लोगों को इससे कुछ गलत तरीके से लाभ अर्जित नहीं कर पाए, उनको हमने मिशन से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे ही लोगों का गिरोह जो एक बना था, उसके द्वारा इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए थे जिनमें कहीं भी सत्यता नहीं है। तो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि मिशन की क्या भूमिका रही है, जो है उनको अपना उद्योग लगाने के लिए, किस तरीके से मिशन महिलाओं का सहयोग करता है, किस तरीके से उन्हें प्रशिक्षित करता है, और जो मिशन का जो आजीविका मिशन की जो टीम है किस तरीके से गांव-गांव में जाती है, ग्रामीण स्तर पर जाके महिलाओं को इतना आगे लाने का काम किया है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी अपने भाषण में स्व-सहायता समूह की महिलाओं का उल्लेख करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और अब तो जल जीवन मिशन में सबसे ज़्यादा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को ही आगे लाने का बात करें कि नारी शक्ति की बात करते हैं। नारी शक्ति ने जल क्रांति लाई, एक कहते हैं नारी शक्ति ने आर्थिक क्रांति लाई, इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। तो सर, इसमें बहुत कुछ हाथ आजीविका मिशन का है, और जिस दौर में आपने काम किया उस समय में महिलाओं को आगे लाने में आपकी और आपकी टीम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सर, इसके लिए आपको हम क्रेडिट देना चाहेंगे जी। और सर, अब जैसे रिटायरमेंट आपने ले ही लिया, एक तो एक्सटेंशन आपको मिला था, उसके बाद फाइनली आप रिटायर हुए, तो अब आपकी दिनचर्या कैसे? क्योंकि उस समय तो आप बहुत बिजी रहते थे और एक आप बहुत पंक्चुअल इंसान है, ये भी हमें पता है। तो अब आप कैसे काम करते हैं और किस तरीके की दिनचर्या? देखिए, मैं जहाँ तक हमारे जो स्वसहायता समूह के सदस्य भी थे, हमारे स्टाफ, सबको बोलता हूँ कि सबसे ऊपर हेल्थ है।
आपका हेल्थ, स्वास्थ्य के ओर आपको ध्यान देना चाहिए। तो हेल्थ, मैं बेसिकली यही कर रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान कर रहा हूँ। और 4 किस्म के हेल्थ मेरे को समझ में आए हैं। एक तो फिजिकल हेल्थ आपकी है, एक मेंटल हेल्थ आपकी है, एक सोशल हेल्थ आपकी है और एक स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी है। तो इन चारों जो हेल्थ मेरे को पता चले हैं, इनके बारे में ध्यान रख रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ और ईश्वर को याद करता हूँ। और जो अभी भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हमसे हमारा अनुभव है उसके आधार पर हमसे कभी कभी मार्गदर्शन लेते हैं, हमको बुलाते हैं। तो वो भी हमें बड़ी खुशी होती है कि वो अगर हमें इस लायक सोचते तो मैं उनको अपनी तरफ से जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है उससे लाभान्वित करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने जो भी सरकार की योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराया, स्व सहायता समूह की महिलाओं को, और आज वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और आजीविका मिशन को आपने जो 10-12 साल दिए हैं और आज वो बहुत अच्छे शेप में हैं और महिलाएं साथ में काम भी कर रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने एक सामाजिक जो परिवेश उनका था वहां से निकलकर बाहर आई है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ और फिर हम उनसे किसी न किसी एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।